हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम क्विक रिवीजन करेंगे। ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है। इसका जो इनैक्टमेंट डेट है वो है 25 अप्रैल 1872 और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 इसका एनफोर्समेंट डेट है। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है और शॉर्ट टाइटल में बता दिया गया कि इसका जो नाम होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बता दिया गया है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डेफिनेशंस दी हुई है। तो पहला हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर के कौन सा है। ये है प्रिलिमिनरी। इसका कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ये कोई चैप्टर के अंतर्गत नहीं आता। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 से। इसीलिए हमेशा याद रखना कि इसका जो चैप्टर प्रिलिमिनरी है वो चैप्टर नंबर 1 नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 में जो ए क्लॉज दिया हुआ है वो ये बोलता है व्हेन एनी वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence is said to be make a proposal मतलब जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस टू कोई काम को करने या ना करने के लिए फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू, और उसका जो पर्पस क्या है वो ऑब्टेन करना चाहता है एसेंट ऑफ अदर, तो उसको बोला जाएगा प्रपोजल। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि प्रपोजल के इम्पोर्टेंट केस लॉ कौन कौन से हैं। तो जो प्रपोजल है इस प्रपोजल को ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑफर में जो पहला ऑफर का एक टाइप होता है वो होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का जो पहला केस है, जनरल ऑफर मतलब कोई पब्लिक एट लार्ज को ऑफर करना। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो ये जो केस है इसमें क्या होता है, जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी होती है वो एक इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन लॉन्च करती है और उससे इन्फ्लुएंजा को ठीक होने का क्लेम करती है। उस एडवर्टाइजमेंट में बोलती है कि वो अगर कोई भी उस पिल को लेता है 30 दिन तक तो वो इन्फ्लुएंजा से ठीक हो जाएगा। कार्लिल ने उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो किया उस एडवर्टाइजमेंट के और उस पिल को लिया और वो ठीक नहीं हुई। तो इन्होंने क्लेम किया, तब कार्बोलिक ने बोला कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कोई ऑफ़र नहीं था। तब वहाँ पे क्वीन बेंच होती थी, तो क्वीन बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो कार्लिल ने पिल ली है और जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था वो एक जनरल ऑफ़र था, और उस जनरल ऑफ़र का क्योंकि कार्लिल ने कंडीशंस को कंप्लाई किया है इसीलिए वो एक ऑफ़र माना जाएगा। अब आते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला जो है वो एक उसका कोई बेटा खो जाता है, तब वो ये बोलता है कि जो भी उसे खोजेगा वो उसे 1000 रुपये देगा। तब गौरी दत्त क्या होता है, जब ये ऑफ़र किया जाता है तब वो गौरी दत्त उस बेटे को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है, और जब वापस आके उसको पता चलता है कि उसने कोई ऐसा ऑफ़र रखा था तब वो क्लेम करता है कि मुझे वो ऑफ़र दिया जाए, बट वो ऑफ़र उसके लिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसको ऑफ़र के बारे में जानकारी थी ही नहीं। अब आते हैं क्रॉस ऑफ़र में। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है? क्रॉस ऑफ़र वो होता है जब कोई ए एक ऑफ़र रखा और सेम टाइम सेम समय पे बी ने भी वही सेम ऑफ़र ए के लिए रख दिया। तो जो ए ने किया वही बी ने किया, तो दोनों का जो ऑफ़र हुआ वो क्रॉस हो गया, इसीलिए इसको बोला गया क्रॉस ऑफ़र। इसका जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो टीन वर्सेस हॉफमैन का केस है। अब आते हैं काउंटर ऑफ़र के बारे में। काउंटर ऑफ़र क्या होता है कि अगर कोई ए है उसने ऑफ़र किया बी को और बी ने उस ऑफ़र को ना कर मानते हुए एक नेगोशिएबल ऑफ़र दूसरा ए के सामने रखा, तब उसे बोला, जैसे बार्गेनिंग में होता है, जैसे ए बोलता है कि सर इसको मैं 100 रुपये में बेचूंगा, बी उसको बोलते हैं कि नहीं मैं 90 में लूँगा, तो ये जो हो गया वो काउंटर ऑफ़र हो गया, बार्गेन के जैसा। तब ये हो गया काउंटर ऑफ़र। अब हम आते हैं इसके क्लॉज बी में। क्लॉज बी में क्या बताया गया है, द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be as accepted। मतलब जो प्रपोजल ए में किया गया है
उसके लिए जो सिग्निफाई कर देता है एसेंट को जिसको किया गया है, तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा तब उसे बोला जाएगा प्रॉमिस। फिर आते हैं 2C में। 2C में बता दिया गया प्रॉमिस, जो प्रपोजल कर रहा है, हु इज मेकिंग द प्रपोजल इज सेड टू बी एज प्रॉमिसर, हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज सेड टू बी एज प्रॉमिसी। क्लॉज डी में बता दिया गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर जो चाहता है, द प्रॉमिसी या फिर कोई अदर पर्सन कोई काम को करता है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और करने के लिए बोला जाता है डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू कोई ऐसा काम तुरंत करेगा तब, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ऐसे प्रॉमिस को कंसिडरेशन के लिए माना जाएगा। अब आते हैं ऐसे प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन होगा वो तब। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज ई में, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। कंसिडरेशन में आप देखेंगे ये डी आ रहा है, तो आप कंसिडरेशन से इस ऑप्शन को याद रख सकते हैं कि 2D में दिया हुआ है कंसिडरेशन, और एग्रीमेंट के बीच में आ रहा है ई, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है एग्रीमेंट की वो ई में दी हुई है। अब आते हैं एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, या फिर एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई एक प्रॉमिस या सारे प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन होगा ईच अदर के लिए, वो कहलाएगा एग्रीमेंट। अब आते हैं एफ में, प्रॉमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऐसे प्रॉमिसेस जो कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन बनाते हैं एक दूसरे के लिए, तब वो कहलाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है क्लॉज जी। क्लॉज जी बार बार पूछा जाता है, तो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी एज वॉइड। अब आते हैं एच में, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लॉ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो अब आते हैं आई में। आई में बता दिया गया ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, और नॉट एनफोर्सेबल हैं एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, तब ऐसे एग्रीमेंट को बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। तो ये जो जी क्लॉज है वो ये बात करता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, और जो जे क्लॉज है वो ये बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जब सीज हो गया एनफोर्सेबल होने से, तब वो वॉइड हो जाएगा जब वो सीज हुआ एनफोर्सेबल होने से। अब आते हैं इसके शॉर्टकट ट्रिक में। तो इसमें एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो बताया जाता है वो ये है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन becomes agreement, and agreement plus enforceable by law ये become contract। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे हम याद रखते हैं चीज़ों को। और अब आते हैं हम चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 ये बोलता है ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब मैं यहाँ से स्पीड कर रहा हूँ अपनी रिवीजन को। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 में बता दिया गया कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसे होगा, तो बाय एक्ट या फिर ओमिशन से होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 में, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो जिसको किया गया, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जो उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसको वो किया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा प्रपोजर के लिए, तब जब वो पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर,
आप इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक याद रख लीजिए। अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर पूछा जाए पी पी, ये जो पी है और ये पुट, पी से प्रपोजर, पी से पुट। तो जब प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा, जब पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्ट, अगेंस्ट द हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसने पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन रख दिया है टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर टू द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको किया गया है उसके लिए कब माना जाएगा, जब उसके नॉलेज में आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, आप इस सेक्शन को जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में बता रही है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कब प्रपोजल का रिवोकेशन हो सकता है और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो सकता है। तो प्रपोजल का रिवोकेशन कब होगा, एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होने के पहले एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के लिए जो होता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, उसके पहले करना होगा रिवोकेशन, बट उसके बाद नहीं कर सकते। और एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस को कब रिवोक करना होगा, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता एक्सेप्टर के लिए बट उसके बाद नहीं, तब उसको रिवोक किया जा सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में बता दिया गया रिवोकेशन हाउ मेड। सेक्शन नंबर 6 में रिवोकेशन हाउ मेड में पहला बता दिया गया प्रपोजल को रिवोक करना होगा, तो पहला है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस भेज के, नोटिस ऑफ रिवोकेशन को भेज के हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। दूसरा में बता दिया लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड, जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया था उस टाइम के अंदर अगर परफॉर्म नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है प्रपोजल, तो वो रिवोक माना जाएगा। और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था तब लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं है तब वो रिवोक कर दिया जाएगा। तीसरे में बता दिया गया बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं कर पाने के कारण उस एक्सेप्टेंस को रिवोक माना जाएगा। अब आते हैं चौथा, डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, डेथ हो जाना या फिर इंसेन हो जाना प्रपोजर का, लेकिन ये फैक्ट, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने के पहले पता चलना चाहिए तभी वो रिवोक माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट में बता दिया गया कि ये जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, और साथ ही साथ सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर के अंतर्गत होना चाहिए। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन 8 बोलता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। सेक्शन 8 में बता दिया गया है कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, कोई भी कंडीशन को परफॉर्म करके या फिर उसके कंसिडरेशन को रिसीव करके अगर कोई एक्सेप्टेंस को ऐसे भी कर सकता है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। अगर किसी प्रपोजल के साथ में कोई कंडीशन लगाई गई थी कि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो कोई पर्सन अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो वो उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और अगर कोई प्रपोजल के साथ कोई कंसिडरेशन रखा गया था और उस कंसिडरेशन को वो एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस में रिसीव कर लेता है तब उसका वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब एक्सेप्टेंस के कुछ केसेस हैं जो कि हैं फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, और दूसरा है भगवान दास खेड़िया वर्सेस गिरधारी लाल। ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें बताया गया है कि टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस भी माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में बता दिए गए प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो प्रॉमिसेस होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। तो प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में किया गया तो वो एक्सप्रेस माना जाएगा, और अदरवाइज देन इन वर्ड्स किया गया तो उसको इम्प्लाइड माना जाएगा।